तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं MIS में कि स्टेप इन फैसिलिटीज स्टडी क्या होती है एक मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर। तो आज हम इसको डिफाइन करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स गो फॉर द आवर PPT एंड आवर क्लास। ओके, सबसे पहले व्हाट इज फैसिलिटी स्टडी डेफिनेशन। ए फैसिलिटी स्टडी इज एन एनालिसिस हाउ सक्सेस ए प्रोजेक्ट कैन बी कंप्लीट अकाउंटिंग फॉर फैक्टर दैट अफेक्ट इट सच एज इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजी, लीगल एंड शेड्यूलिंग फैक्टर। यानी कि जो फैसिलिटी स्टडी मटेरियल जो होता है वो सारा एनालिसिस होता है कि किस तरह प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ है, किस तरह कंप्लीट हुआ है, उसके सारे अकाउंटिंग फंडामेंटल जो भी उनके खर्चे वगैरह हैं वो किस तरह हुए हैं या कितना इफेक्ट आया है इकोनॉमी पर उनके हिसाब से, ठीक है, या फिर टेक्नोलॉजी के हिसाब से। लीगल एंड शेड्यूलिंग फैक्टर वो सारे के सारे उनकी कंपनी के थ्रू लीगल एंड शेड्यूलिंग फैक्टर होते हैं जो उन्हीं के थ्रू वो चीज़ अप्रूव कराई जाती है। ओके, and project manager use facility study to determine potential positive and negative outcomes of a project before investing a considered amount of time and money into it। यानी कि जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है फैसिलिटी स्टडी मतलब कि फैसिलिटी देता है हर चीज़ में। यानी कि अगर वो कोई प्रोजेक्ट देता है तो उसमें फैसिलिटी देगा, हर चीज़ की स्टडी करेगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आउटकम्स देखेगा कि किस तरह से लोगों का पॉजिटिव वाइब्स आती है, किस तरह से लोगों की नेगेटिव वाइब आती है। ठीक है, तो हर चीज़ का अमाउंट्स के थ्रू उस चीज़ को टाइम एंड मनी इनटू, यानी कि एक टाइम देखेगा कितने टाइम पीरियड के अंदर है, कितना मनी उसमें इनकम हो रहा है या लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ें एक फैसिलिटी स्टडी के अंदर वो सारा प्रोसेस करेगा। जैसे कि एक जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर सारा कुछ जाने लगता है मार्केट में, जब कंपनी एक देखती है कि कितनी ग्रो हो रही है हमारा प्रोजेक्ट मार्केट में, वो सारे फैक्टर्स देखता है। इसी तरह फैसिलिटी स्टडी इज़ द रिजल्ट ऑफ फैसिलिटी एनालिसिस। तो फैसिलिटी स्टडी होती है, उसका रिजल्ट फैसिलिटी एनालिसिस पर आता है कि उसके बाद प्रोडक्ट उतारने के बाद किस तरह से फैसिलिटीज़ एनालिसिस की जाए। ओके, व्हाट इज़ ए फैसिलिटी स्टडी। सेम फैसिलिटी स्टडी एज ए प्रोजेक्ट प्लान, ये एक प्रोजेक्ट प्लान हो सकता है। एज्यूम द प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट इज फैसिलिटीज एंड मैप्स इन द कोर्स ऑफ प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। जैसे कि मैंने एक चार्ट का आपको बताया था, तो वो लोग चार्ट के थ्रू भी इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हैं प्रोजेक्ट को एक कॉन्सेप्ट के बेस पर कि कहाँ कितना फ्लो आ रहा है हमारा मार्केट में, कोई चीज़ अगर बाहर जा रही है या कितना गुड्स वगैरह वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, it examines in details in 5 frame of analysis of give projects. It also take into the consider it 4 Ps its risk and is consider calendar cost and normal of quality। यानी कि मे भी हो सकता है कि उनका टारगेट कोई फिक्स हो कैलेंडर के थ्रू, उनकी कॉस्ट हो, या फिर कोई नॉर्मल क्वालिटी भी हो सकती है। वो सारा कुछ इस तरह एनालिसिस करते हैं कि हमारा प्लान है कि अक्टूबर तक हम ये चीज़ करते हैं या दिसंबर तक हमारा ये फाइनल होगा रिपोर्ट, उसकी कॉस्ट क्या होगी, नॉर्मल क्वालिटी क्या रख सकते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी प्रोडक्ट निकालती है तो ऐसा तो है नहीं उसका हाई फाई निकालती है, उसके कुछ चीज़ ऐसे भी निकालती है उसी सेम प्राइस में, मतलब कि उसी गुड्स में कि कोई लो हो सकता है। जैसे गाड़ियों के मॉडल्स आते हैं, बेस मॉडल आता है, थोड़ा बड़ा आता है, फिर हाई मॉडल भी आता है। तो कंपनी हर तरह के गुड्स क्वालिटी चेक करती है, एक सब चीज़ फिक्स होती है कि उनको कब लॉन्च करना है अपना पूरा का पूरा गुड्स। तो ये सारा एक प्रोसेस होता है फ्लेक्सिबिलिटी स्टडी के अंदर। तो 5 फ्रेम ऑफ एनालिसिस, तो देखिए क्या होता है कि द फ्रेम ऑफ डेफिनेशन, एक डेफिनेशन होती है किसी भी चीज़ की। जैसे कि मान के चलिए जब एप्पल आता है मार्केट के अंदर, तो एप्पल कंपनी के अंदर एप्पल लॉन्च होने वाले टाइम पूरा सेमिनार रखा जाता है, वहाँ पर उसकी पूरी डेफिनेशन दी जाती है। तो इसी तरह जो छोटे और वर्कर होते हैं जिनको पता नहीं होता कि लाइक ये हमारी कंपनी में आने वाला है प्लान, तो वो लोग सेमिनार रख के उन सब चीज़ों को अवेयर कराते हैं उनसे कि हमारा प्रोजेक्ट है मार्केट में उतर गया है वगैरह वगैरह। ओके, उसकी पूरी डेफिनेशन देते हैं वो। फ्रेम ऑफ कंटेक्सचुअल रिस्क, यानी कि मे भी हो सकता है उसका डेफिनेशन में वो हर चीज़ बताएं कि इसके रिस्क ये भी हो सकते हैं अगर मार्केट में ज़्यादा ग्रो ना करे ये, तो आप मतलब कि वो अपने एम्प्लॉयज़ की भी हेल्प ले सकते हैं कि रिस्क ही ज़्यादा ना हो। टू द फ्रेम ऑफ पोटेंशियल उस चीज़ को रहना पड़ेगा। ओके, और फार्मेट्रिक फ्रेम कि वो हर जगह जाए, ऐसा नहीं है सिटियों में हो, छोटे छोटे गाँव कस्बे वगैरह में उनका हर जगह जाए। छोटे छोटे फॉर्म वगैरह रहते हैं जैसे, तो फार्मेसी रहती हैं वगैरह वगैरह, या फिर कोई छोटे मिनी मॉल होते हैं तो उनमें भी उनका सारा प्रोजेक्ट जाए, या फिर किस तरह वो एनालिसिस करें, वो सब प्रोसेस होता है इनके अंदर जो एक डेफिनेशन में वो
पूरा प्रॉपर बताते हैं। द फ्रेम ऑफ डोमिनेट एंड कंटीजेंसी स्ट्रेटजी, उनकी एक डोमिनेटेड स्ट्रेटजी हो सकती है कि किस तरह स्ट्रेटजी के साथ वो मार्केट में उस प्लान को सक्सेसफुल बनाएं। 4Ps, ठीक है। प्लान, सबसे पहले प्लान करते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं, फिर पीपल को टारगेट करते हैं, फिर पावर देखते हैं। यानी कि जैसे प्लान किया कि हमें मार्केट में ये अगर हमें लॉन्च करना है, जैसे डेफिनेशन में वो अपना सेमिनार ले रहे हैं, तो 4Ps में वो प्लान करते हैं कि हमें आज हमारा लॉन्च है तो मार्केट में इसको हमें 10 तारीख तक उतारना है, ठीक है। प्रोसेस होती है किसी चीज़ की कि स्टार्टिंग में हमें कितनी क्वांटिटी देनी है या हमारे प्रोडक्ट की नए में कितनी मांग हो रही है। वो पीपल को टारगेट करेंगे कि हमारे प्रोडक्ट को लेने वाले पीपल कितने हैं, यानी कि मे बी हो सकता है उनका महंगा प्रोडक्ट हो, तो ऐसा तो है नहीं हर कोई ले ले iPhone 13, तो मे बी हो सकता है कि उनका पीपल का टारगेट हो कि अभी हम इतना हिट कर रहे हैं, इतने पीपल्स को वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे। पावर हो सकती है उनके प्रोडक्ट में कि लोग लेने के बाद उस चीज़ को काफ़ी अच्छा फीडबैक दें, काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ के साथ उस चीज़ को यूज़ करें, ठीक है। तो वो चीज़ ज़्यादा हाईलाइट होगी, तो एक कंपनी का गुड्स कोई भी प्रोडक्ट हो वो ज़्यादा हाई पावर में आ जाएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस, फैसिलिटीज स्टडी अलाउ कंपनीज टू डिटरमाइन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑल ऑफ द नेसेसरी डिटेल टू मेक ए बिजनेस वर्क, and if facility study helps identify logistic problem and nearly all business related problems along with the solution to alternative them. Facility study can also lead the development of marketing strategy that convince an investor or a bank that investing in the business is a wise choice। यानी कि इसके इम्पोर्टेंस ये भी हो सकते हैं कि लाइक कोई कंपनी किसी दूसरी कंपनी को भी इन्वॉल्व कर सकती है अपनी पार्टनरशिप के लिए, ठीक है। तो जैसे पहले पॉइंट में कि बिजनेस वर्क, एक बिजनेस वर्क के थ्रू ऑर्गेनाइजेशन पूरी डिटेल दे सकती है दूसरी चीज़ को कि अभी हमारा प्लान ये है, इन ग्रोथ के साथ अगर आप हमारा पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं तो आप इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस होता है। उसके बाद आइडेंटिटी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम के आइडेंटिटी लॉजिस्टिक मतलब कि जस्टिफाई कर सकते हैं प्रॉब्लम। नियर ऑल बिजनेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स, अपने आसपास की जितनी भी उनकी बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो मेनली इन शॉर्ट कि यहाँ पर वो देखते हैं इन्वेस्टर, बैंक देखते हैं, इन्वेस्टिंग करते हैं बिजनेस बेस्ड चॉइस, अपनी बिजनेस की चॉइस के थ्रू। यानी कि मे भी हो सकता है उनके पास इतना पैसा ना हो या फिर इन्वेस्ट कराना चाह रहे हो किसी दूसरी कंपनी के थ्रू, तो मे भी हो सकता है वो दूसरी कंपनी को भी अपने उस चीज़ में इन्वॉल्व कर लें। तो ये भी इंपॉर्टेंस हो सकते हैं कि जब दूसरी कंपनी, मान के चलिए कोई छोटी कंपनी है बड़ी कंपनी को हिट करती है, जब बड़ी कंपनी को पता चलता है कि इसका प्रोडक्ट अच्छा सेल होगा, ग्रोथ होगा, क्यों ना हम इसमें इन्वेस्ट करके अपना पैसा और डबल करें। तो वही चीज़ होती है इम्पोर्टेंस कि जब आप बड़ी कंपनी के थ्रू जाते हो तो वो उस चीज़ को पूरा इन्वेस्टिगेशन करती है। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी कंपनी भी आपको नॉर्मली इन्वेस्ट कर देगी, वो भी आपका पूरा फीडबैक चेक करती है किसी कंपनी का, एम्प्लॉयज़ का, कि कितने साल से मार्केट में है, लॉस में तो नहीं जाती है कंपनी, तो तब हम इसका उसमें अपना इन्वेस्ट करें। ओके, तो उनके पास चॉइसेस होती हैं, जैसे लास्ट टाइम बिजनेस वाइज चॉइस के किसके साथ करना है, उनको नहीं करना, जो भी उनका सारा प्रोसेस होता है। ओके, तो रीज़न टू डू फैसिलिटी रिपोर्ट्स गिव फोकस ऑन द प्रोजेक्ट, कि अपने फोकस पर प्रोजेक्ट फोकस करा सकती है अपने प्रोजेक्ट पर। नैरो द बिजनेस अल्टरनेटिव, कोई छोटे छोटे चीज़ों को कॉन्टिन्यू लूप में चला सकती हैं। आइडेंटिटी न्यू अपॉर्चुनिटी, यानी कि हो सकता है मे बी कि न्यू अपॉर्चुनिटी को वो आइडेंटिटी कर सकें। जैसे मे भी हो सकता है कि उनको लगे नहीं अब इसका पैकेजिंग चेंज करना है, तो ये उनके लिए एक ये है कि लोग उस चीज़ से और ज़्यादा अट्रैक्ट हों, कि अपॉर्चुनिटी उनको इस चीज़ से मिली कि आइडेंटिटी किया उन्होंने कि लोग शायद इसकी पैकेजिंग से खुश नहीं है, तो हम इसकी पैकेजिंग चेंज कर देते हैं। प्रोवाइड वैल्यू इन्फॉर्मेशन फॉर नो गो डिसीजन, यानी कि एक आप जब कोई डिसीजन ले रहे होते हो कि मान के चलिए उसने उसका प्रोडक्ट जो उसकी पैकेजिंग है वो चेंज कराई, तो कंपनी ये वैल्यूएबल इन्फॉर्म करती है कि हम इस चीज़ को करें या ना करें। तो ये मे भी हो सकता है कि उस चीज़ के लिए भी वो पूरा एक टीम अप करके अपना जो है पूरा एक सेमिनार रखें। ओके, अपना पूरा एक सेमिनार रखें। तो इंक्रीज प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजनेस सक्सेस बाय आइडेंटिफाई वीकनेस अर्ली, यानी कि इंक्रीज़ वो हर चीज़ को
एक हिसाब से इंक्रीज़ करेंगे किसी प्रोबेबिलिटी को बिजनेस के थ्रू सक्सेस बनाने के लिए, तो यानी कि उनकी जो भी प्रोडक्ट की जितनी भी क्वालिटी है वो वीक ना हो, साल टू साल, ईयर टू ईयर, या फिर अर्ली, मतलब कि या तो साल टू साल हो सकता है, 2 महीने में हो सकता है, जल्दी से जल्दी। तो वो हर चीज़ को लोगों का सिर्फ फोकस कराना चाहते हैं अपने गुड्स पर। हेल्प रिसीव फंडिंग फ्रॉम लेजेंडर्ड ग्रांट प्रोवाइड एक्सेट्रा। ठीक है, तो हेल्प्स कर सकते हैं फंडिंग के थ्रू। मे भी हो सकता है कि वो फंडिंग करें, यानी कि पैसा जमा करें और चीज़ के लिए। मे भी हो सकता है बड़ी कंपनी को बोलें कि लाइक आप और इन्वेस्टर्स लाओ, तो उस चीज़ से ये सारा चीज़ चलती है। प्रोवाइडर्स होते हैं, रिसीवर्स होते हैं, फंडिंग होते हैं, या फिर शेयर्स लगते हैं, वो सारे के सारे। ओके, तो 5 एरियाज ऑफ प्रोजेक्ट फैसिलिटी, यानी कि टेक्निकल फैसिलिटी, लेआउट डिटेल्स एंड हाउ ए गुड्स और सर्विस विल बी डिलीवर्ड विच इंक्लूडेड ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस लोकेशन, टेक्नोलॉजी नीड्स, मटेरियल एंड लेबर। यानी कि जो टेक्निकल फैसिलिटी होती है वो मेज़र करती है बिजनेस लोकेशन के, मे बी बिजनेस लोकेशन क्या है। सपोज़ आपकी एक छोटी कंपनी है, आप बड़ी कंपनी से टाई अप करना चाहते हो, ओके, वो आपके साथ पैसा लगाना चाहती है, तो वो आपकी बिजनेस लोकेशन देखेगी कि क्या है, टेक्नोलॉजी देखेगी कि टेक्नोलॉजी देखेगी आपके पास के इन फ्यूचर में जिस चीज़ को आप बनाना चाह रहे हो, जो इन्वेस्टर आपके साथ पैसा लगाना चाह रहे हैं उनके लिए ये टेक्नोलॉजी इन फ्यूचर में काम आएगी या नहीं, उनको प्रॉफिट हो गया नहीं। मटेरियल एंड लेबर, आप अपने हिसाब से अपना मटेरियल देख सकते हैं कितना लगेगा, लेबर देख सकते हैं क्या होगा। इकोनॉमिक फैसिलिटी, तो द असेसमेंट टाइपिकली इन्वॉल्व्स ए कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ द प्रोजेक्ट, हेल्पिंग ऑर्गेनाइजेशन डिटरमाइन इन वेबिलिटी कॉस्ट ऑफ बेनिफिट एसोसिएशन विद द प्रोजेक्ट बिफोर फाइनेंशियल रिसोर्स और लोकेटेड। यानी इकोनॉमिक फैसिलिटी वो देख सकता है कि किस तरह से कॉस्ट पड़ती है किसी चीज़ की, किस तरह से उसको हमें प्रॉफिट में लेना है, या हम कितने गुड्स पर कितनी कॉस्ट लगा सकते हैं। जैसे कि मान के चलिए आपने 5 रुपये की कोई चीज़ खरीदी या बना रहे हो, मे बी खरीदी नहीं, बना रहे हो, तो आप उस चीज़ पर ये चीज़ देखोगे कि अगर मैं 5 का बना रहा हूँ तो मुझे कितने में सेल करना है। अगर एक मार्केट में स्टे करना है तो कॉम्पिटिटरों के हिसाब से। ठीक है, लीगल फैसिलिटी, दिस असाइनमेंट्स इन्वेस्टिगेटर वेदर एनी एस्पेक्ट ऑफ द proposed project conflicts with legal requirement like zoning laws, data protections act or social media. The proposed venture is acceptable in अकॉर्डेंस टू द लॉ ऑफ द लैंड्स। यानी कि लीगल फैसिलिटीज़ क्या होती हैं, जो कि आप जब कोई प्रोडक्ट उतारते हो तो मार्केट में ऐसे ही तो उतारते नहीं हो, उनका पूरा रूल रेगुलेशन के साथ उतारते हो। लाइक जैसे कोई मान के चलिए आप गाड़ी, मान के चलिए कंपनी में गाड़ियाँ जब आती हैं निकल के मॉडल नए नए, या फिर आईफोन को ही मान लीजिए, तो उनका लीगल फैसिलिटी में हम ये एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे उनका वाटर प्रूफ है, A15 चिप है, ठीक है, और सिनेमैटिक कैमरेज वगैरह है, कि उनको लगता है कि उनका फ़ोन इतना सिक्योर है हर चीज़ से कि ये सब वो कर सकते हैं। कि मान के चलिए अगर उनका वाटर प्रूफ ना हो और आपका फ़ोन में पानी चला जाए तो ये दिक्कत है, क्योंकि उनका ये लीगल नहीं इलीगल एक्शन होता है। तो आप उस चीज़ पर देख सकते हो, एक एक्शन ले सकते हो और केस वगैरह भी कर सकते हो। वो कंपनी इस चीज़ से भी देखती है कि अगर हम कोई चीज़ प्रोवाइड करते हैं किसी चीज़ को, ठीक है, तो हम उसको कितना सिक्योरिटी दे रहे हैं, अपने कितने लॉ उस पर लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये सारा देखा जाता है। उसके बाद ऑपरेशनल फैसिलिटीज़, तो ऑपरेशनल फैसिलिटी स्टडी एनालाइज हाउ द प्रोजेक्ट प्लान सेटिस्फाइज द रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिटी इन द रिक्वायरमेंट एनालाइज फेज ऑफ सिस्टम डेवलपमेंट। यानी कि ऑपरेशनल्स में जो होते हैं सारे के सारी चीज़ें एक एनालाइज किया जाते हैं प्रोजेक्ट के हिसाब से। प्लान सेटिस्फाई द रिक्वायरमेंट, जो प्लान बनते हैं वो पूरे सेटिस्फाइज हैं या नहीं उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। जैसे मान के चलिए किसी ने ये बोला कि मुझे मान के चलिए 10 किलो चीनी चाहिए, तो बट सामने वाला आपको 20 किलो दे रहा है, तो आप उस जगह सेटिस्फाई नहीं होंगे, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट 10 किलो की है, वो 20 किलो क्यों प्रोवाइड कर रहा है। तो वही चीज़ वहाँ पर एकदम से लागू होती है कि आप अपनी कंपनी में ऐसा ना हो कि मटेरियल ज़्यादा मंगाओ बट उतना प्रोडक्शन ना हो। तो वो चीज़ सारी की सारी देखनी पड़ती है, एनालिसिस करना है कि मटेरियल के हिसाब से, जैसे 10 फ़ोन है उनकी 10 ही स्क्रीन होनी चाहिए, 12 नहीं होनी चाहिए। तो जब 10 ही फ़ोन होंगे तो 2 स्क्रीन तो हमारी वेस्ट है, यानी कि उनका पैसा भी उस चीज़ में वेस्ट होगा। ओके, शेड्यूलिंग फैसिलिटी, शेड्यूलिंग फैसिलिटी में आप ये कह सकते हो कि पूरा का प्रोजेक्ट सक्सेस होना चाहिए। प्रोजेक्ट विल
फेल एंड नॉट कंप्लीट वन टाइम, यानी कि जो आपका प्रोजेक्ट है वो वन टाइम प्रोजेक्ट ही होना चाहिए। सपोज़ आपने अनाउंसमेंट कर दिया हर जगह, आपकी कोई बड़ी कंपनी भी हो सकती है कि हमारा ये प्रोडक्ट इतने डेट में आने वाला है, एडवर्टाइजमेंट भी दे दिया, मे भी हो सकता है वो लेट ना हो, क्योंकि एक बड़ी कंपनी का काफ़ी अच्छी हर जगह पहचान होती है, तो वो नहीं चाहेगी कि उसका इस चीज़ से दिक्कत आए, ठीक है। तो ये होता है, आपको वेल प्रॉपर अपना प्रोजेक्ट एट ए टाइम उतारना होता है, ठीक है। या फिर मे भी हो सकता है कि आपका प्रोजेक्ट कितना टाइम ले उतरने में, ये भी आप बता सकते हो, बट लेट नहीं होनी चाहिए वो चीज़ आपकी शेड्यूलिंग फैसिलिटीज़ में, ठीक है। यानी कि हर चीज़ एक टाइम टू टाइम ही होनी चाहिए, जो भी आपने रेशियो लगाया है अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिलकर। तो प्रोजेक्ट प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट साइकिल्स क्या होती है आपकी, तो ये देखिए, इम्प्लीमेंटेशन फेस और डिज़ाइन फेस, यानी कि प्रोजेक्ट एक्सक्यूशंस, प्रोजेक्ट्स, ये आपको जो मैंने सारा कुछ डिफ़ाइन किया है, तो जस्ट एक इमेज के थ्रू आपको सारा सिस्टम समझाया गया है कि ये किस तरह फ्लो में चलता है, या किस तरह हर चीज़ को एक रनिंग में चलाया जाता है एक एम्प्लॉयज़ के थ्रू इन एक कंपनी में। उसके बाद ओवरव्यू, एफएस, कंटेंट्स एंड आउटलाइन, फैसिलिटी स्टडी में इंट्रोडक्शंस, आप इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, प्रोजेक्ट स्ट्रेटजी, कंटेक्ट, यानी प्रोडक्ट के स्ट्रेटजी में आप जो भी उनका रूल रेगुलेशन या उनके फीचर्स हैं वो कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस, ये टेक्निकल एनालिसिस जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो अभी डिफाइन किया था, वो सारा हो सकता है। इंस्टीट्यूशंस असेसमेंट हो सकते हैं, एनवायरमेंटल असेसमेंट हो सकते हैं, स्टॉक होल्डर, यानी कि मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स, वो एनालिसिस हो सकते हैं कि हमारी कंपनी में कितने आपके इन्वेस्टर्स हैं। फाइनेंशियल एंड सोशल इकोनॉमिक एनालिसिस हो सकते हैं, कंक्लूजन्स हो सकते हैं, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन प्लान हो सकते हैं, अपेंडियंस हो सकते हैं, ओके। उसके बाद स्टेप टू राइटिंग AFSR, हाउ टू रिटन फैसिलिटी स्टडी रिपोर्ट रिगार्ड्स ऑफ प्रोजेक्ट साइज, स्कोप एंड टाइप्स। देयर आर सेवरल की स्टेप टू राइटिंग सच एन इम्पोर्टेंस डॉक्यूमेंट, यानी कि स्टेप टू राइटिंग में क्या होता है कि मान के चलिए जब आप कोई चीज़, किसी कंपनी जब इन्वेस्टर्स लाती है अपने कंपनी के लिए कि हमारी कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए, तो उनका सारा डॉक्यूमेंटली एक पेपर वर्क होता है जो कि इन फ्यूचर में इसको काफ़ी अच्छा हो जाता है उस चीज़ को। राइट प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन, तो जैसे कि एट दिस स्टेप यू नीड कलेक्ट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन ऑन योर प्रोजेक्ट टू राइट द डिस्क्रिप्शन। तो जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा आप अपने डिस्क्राइब करोगे। सपोज़ आप अपना मान के चलिए कोई छोटा सा डायमंड का बिजनेस करते हैं, और आप सपोज़ डायमंड का ना करके आप कोई और फर्म खोल लेते हैं, मान के चलिए आप ट्रैवलिंग की फर्म खोल लेते हैं, तो जब आप राइटिंग प्रोजेक्ट में अपना जो भी पेपर वर्क होगा आपका, मान के चलिए जैसे कि आप अपना एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहाँ पर कुछ फैसिलिटीज़ देते हैं कि हमारे आप ये पैकेज लीजिए, हम सबसे सस्ता दे रहे हैं वगैरह वगैरह, कि यहाँ पर इतना होता है कि दूसरी जगह जाइए कंपेयर कीजिए, वहाँ के अपेक्षा हम लोग कम पैसे में आपको ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सारा रिटन प्रोजेक्ट होता है उनका कि किस तरह जैसे कि एक एम्प्लॉय की सैलरी हर ईयर बढ़ती है, उनका सारा रिटन प्रोजेक्ट होता है। तो यानी कि सारा एक तरह से इन शॉर्ट कि सारा पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटल वर्क, ओके। उसके बाद डिस्क्राइब पॉसिबल सॉल्यूशन, तो डिस्क्राइब पॉसिबल सॉल्यूशन कर सकते हो, जैसे कि इन ऑर्डर टू टेक दिस स्टेप टू राइट ए फैसिलिटी स्टडी रिपोर्ट टेम्पलेट यू विल नीड और परफॉर्म एन अल्टरनेटिव एनालिसिस एंड मेक ए डिस्क्रिप्शन ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। यानी कि डिस्क्राइब कर सकते हो अपनी जितनी भी पॉसिबल सिचुएशन हो सकती हैं, कि मे भी हो सकता है आप बोलो कि नहीं आप हाँ इतना कर दीजिए और बाद बाकी आप बाद में कर दीजिएगा। तो एक तरह से जैसे रिक्वायरमेंट होती है किसी चीज़ की, मान के चलिए आप कोई शॉपिंग करने जाते हैं, तो हो सकता है मे बी वो 1000 रुपये की चीज़ हो, आप उससे बार्गेनिंग करो, चलिए 800 रुपये में आप चीज़ फाइनल कर लीजिए। तो ये होता है कि फिर वो आपको डिस्क्राइब करते हैं कि नहीं नहीं ये 1000 की ही रहेगी, इसमें देखिए ये सारी पॉसिबिलिटी हैं, तो इसका एक्चुअल वैल्यू ये है। तो मे भी हो सकता है कि जो सेल कर रहा हो बंदा आपसे बोले कि नहीं मुझे आप 900 में कर दी, कि 900 में मैं दे सकता हूँ बट इतना नहीं हो सकता। तो वो सारा प्रोसेस होता है गुड्स के लिए, प्रोडक्ट के लिए जब मार्केट में आता है, किसी इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं कि इस तरह से वो सारे के सारे डिस्क्राइब करते हैं पॉसिबल सॉल्यूशंस उनके पास जितने होते हैं, ओके।
तो लिस्ट एवल्यूशन क्राइटेरिया उनकी एक लिस्ट हो सकती है कि हम इतना ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। जैसे कोई आप एक कंपनी को बोलो कि चलिए आप 50 लाख लगा दीजिए, बट सामने वाली एक कंपनी बोले कि नहीं मेरा क्राइटेरिया तो फिक्स है, मैं 25 लाख ही लगाऊंगा, तो आप अब देख लीजिए कि मुझे इन्वॉल्व करना है या नहीं करना। ठीक है, तो इस हिसाब से आप उस चीज़ को भी देख सकते हो। Purpose the most facility solution once the criteria are used to evaluation the solution your next step the writing facility। यानी कि पर्पस ऑफ द मोस्ट फैसिलिटी सॉल्यूशन में ये होता है कि जब आप सारा कुछ ओके कर चुके होते हो तो उसके आगे का प्रोसेस, जैसे एग्जांपल योर रिपोर्ट माइट इंक्लूडेड, यानी कि फिर आप उसका एक पार्ट बन जाते हो और आप अपने राइट्स भी कर सकते हो किसी कंपनी पर, यानी कि अपना एक हक भी जमा सकते हो। जब आप कोई इन्वेस्ट करते हो तो मे बी आप उसका थोड़ा सा पार्ट बन जाते हो, तो कुछ सजेशंस आप भी दे सकते हो। ठीक है, कि किस तरह से, जैसे कि लास्ट में लिखा हुआ है गेन द बेस्ट पॉसिबल बेनिफिट्स, कि आप किस तरह से अच्छे बेनिफिट्स को ले सकते हो। तो राइट conclusion the final step of the facilities study reporting process require you to make counseling the summary consolation by summarizing and the project aim and the study the most facility solution exam the consolation for your FSR might be। यानी कि जब फाइनली ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वर्क होता है तो सारा गुड्स का या फिर जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो हर चीज़ से अप्रूव होते हैं और वो उस चीज़ का एक पार्ट बन चुके होते हैं आपकी एक कंपनी का जो भी प्रोडक्ट निकलता है। ओके, तो एलिमेंट्स ऑफ ए गुड फैसिलिटीज़ द प्रोजेक्ट स्कोप, एक प्रोजेक्ट का स्कोप होता है। द करंट एनालिसिस, तो ये भी हो सकता है कि करंट में वो किस तरह से एनालिसिस कर रहा है कि कितना ग्रोथ हो रहा है उस चीज़ का। द रिक्वायरमेंट में भी हो सकता है कि उनको किसी चीज़ की और रिक्वायरमेंट हो, जब जैसे आपने 100 पीस किसी चीज़ के निकाले तो आपको लगता नहीं अभी ये रिक्वायरमेंट और है और हम इसमें ये चीज़ और डाल देते हैं, तो मे बी ये भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन ऑब्जेक्टिव प्रोडक्ट। और ये भी हो सकता है कि डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि वो चीज़ उसमें फिक्स होगी या नहीं। द अप्रोच, आप अप्रोच कर सकते हो एक्शन प्लान एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन टू मीट द डिजायर रिक्वायरमेंट। अप्रोच कर सकते हो सामने वाले से कि नहीं आप लीजिए, हम आपको इतना सस्ता दे सकते हैं, बाद बाकी आप जितना प्रॉफिट कमाए वो आपका। तो ये एक अप्रोच कर सकते हो। जो बंदा अवेयर ना हो आपके गुड्स से उसको सेल करने के लिए। एवल्यूशन, द एवल्यूशन असेसमेंट ऑफ द कॉस्ट इफेक्ट्स ऑफ द चूज अप्रोच, तो कॉस्ट के लिए वहाँ इफेक्टिव्स बना सकते हो उस चीज़ को। रिव्यू, आप रिव्यू ले सकते हो किसी चीज़ के कि कितना बेटर है, कितना डिसीजन मेकिंग है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप रिव्यू वगैरह ले सकते हैं उस चीज़ के। तो ठीक, तो स्टूडेंट्स अब ये आपके असाइनमेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फैसिलिटी स्टडी, व्हाट इज़ रीजन टू डू फैसिलिटी रिपोर्ट्स, व्हाट इज़ गुड फैसिलिटी रिपोर्ट। तो जो कि आपको आपकी पीपीटी में मिल जाएंगे। आई होप आपको इनको कंडक्ट करने में कोई इशू नहीं आएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।